नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा के स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र की चर्चा करेंगे, ऑनर्स का पेपर 2। सबसे पहले हम जान लें कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। आपको इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा को पूरा पढ़ना है। इसके बाद बिहारी के दोहे, मतीराम, भूषण, देव और घनानंद के कुछ पद पढ़ने हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बिहारी के दोहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रीतिकाल के बारे में पहले थोड़ा जान लें। इसी मंच पर बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। आप उनको अवश्य देखें और उनसे आप लाभ उठाएं। रीतिकाल का एक संक्षिप्त थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं कि मुगल काल जब राजनीति में देखा जाए, राजनीतिक व्यवस्था में, तो भारत में जो मुगल काल का चरम है, रीतिकाल की समय सीमा कब से मानी जाती है? 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। तो जो मुगलों का ईस्वी सन में देखा जाए तो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 तक जाती है। लेकिन किसी भी प्रवृत्ति की समय सीमा एक वर्ष या एक दिन में ख़त्म होकर के और दूसरे काल की प्रवृत्ति नहीं शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ख़त्म होता है एक काल और धीरे धीरे दूसरा काल शुरू होता है। तो 10-20 वर्ष हम संक्रमण काल के रूप में ले सकते हैं। तो जब मुगलों का शासन चरम पर था, उस समय से ये रीतिकाल प्रारंभ होता है और उसके बाद मुगल शासन का औरंगज़ेब के आने के साथ ही पतन प्रारंभ होता है, ह्रास प्रारंभ होता है और फिर अंततः विनाश हो जाता है। तब तक ये हिंदी साहित्य में रीतिकाल का समय है। तो इस समय में क्या हुआ कि जब केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं रहती है तो बाकी जो छोटे छोटे राज्य हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। जो सरदार थे मुख्य उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऐसे में फिर कवि जो थे वो राजकवि हो गए। भक्ति काल के कवि जन कवि थे, वो जनता के लिए लिखते थे, बोलते थे, अपने लिए बोलते थे, लिखते थे। लेकिन रीतिकाल के कवि राज कवि हो गए। वो अपने आश्रयदाताओं के लिए कविता करने लगे, उनको प्रसन्न करने के लिए रचनाएं करने लगे। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में बिहारी सबसे प्रसिद्ध हैं। बिहारी के बिना रीतिकाल की चर्चा अधूरी रहती है। और हमारे पाठ्यक्रम में बिहारी के दोहे हैं, जिसमें 22 दोहों को हमें पढ़ना है। बिहारी के बारे में थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ और ग्वालियर में इनके पिता का नाम केशव राय था। जन्म के पश्चात ये फिर वृंदावन आगे बड़े हुए तो और यहीं पर इनका विवाह हुआ। और उसके बाद ये शाहजहाँ से भी वृत्ति प्राप्त करते थे और अन्य राजाओं से भी ये वृत्ति प्राप्त करते थे। एक बिहारी के बारे में आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, एक उक्ति प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यानी दोहा केवल 2 पंक्ति का होता है और इतना छोटा दोहा जो है वो कितना गंभीर घाव करता है, उसमें इतने भाव और इतनी व्याख्याएं उसकी की जा सकती हैं। ये खासियत है बिहारी के दोहों की। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए। जब ये एक बार जयपुर गए अपनी वृत्ति लेने बिहारी राजा जयसिंह के पास, तो इनको पता चला कि उनकी जो राजा हैं वो राजकाज का काम छोड़ करके और महल में अपनी नवविवाहिता रानी के साथ ही वो प्रेम में मग्न रहते हैं। तो इन्होंने एक दोहा लिख करके भिजवाया राजा के पास और उस दोहे का ये असर हुआ कि राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए और इनको इनाम भी दिया गया और इनको वो राजकाज में वापस अपना रुचि लेने लगे। वो दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। यानी अभी पूरी तरह से फूल का विकास भी नहीं हुआ है, अभी कली है, तब भंवरा उसमें इतना मग्न है, और जब फूल विकसित होगा तब क्या दशा होगी।
बिहारी की केवल एक ही रचना है, बिहारी सतसई, जिसमें सतसई का मतलब 700, इसमें 700 दोहे संकलित हैं और एक ही रचना से बिहारी जो है वो हिंदी साहित्य के जगमगाते सितारे हैं। हिंदी कवियों की अग्रणी पंक्ति में इनका नाम लिया जाता है। बिहारी के जो दोहे हमको पढ़ने हैं, 22 दोहे कुल हैं, जिसमें पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत श्याम हरित दुति होय। बिहारी के दोहों को समझने के लिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, एक एक शब्द पर ध्यान देना होता है, क्योंकि इनके दोहे जो हैं वो गागर में सागर, गागर कितनी छोटी होती है और सागर बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनके दोहे जो हैं वो छोटे से 2 पंक्तियों में ही पूरी व्याख्या की जाए तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकलती हैं। तो ये सतसई का प्रारंभिक पहला दोहा है, जिसमें वो अपनी आराध्या राधा को, देवी को स्मरण करते हैं और उसमें कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, जो भी संसार में बाधाएं हैं, संसार रूपी सागर में जो बाधाएं हैं वो आप हरिए। अपनी आराध्या राधा रानी से कहते हैं, राधा नागरी सोई, वो सोई माने कौन, कौन राधा, जा तन की झाई परत, कि जिसके तन की छाया पड़ने से श्याम हरित दुति होए, श्याम जो है कृष्ण जो है वो हरे हो जाते हैं। यहाँ एक हरे होने का मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो एक अर्थ है कि राधा जो है वो पीले वर्ण की हैं, गोरी हैं, श्याम जो है वो सांवले हैं, नीले वर्ण के हैं। और राधा की परछाई जब पीला रंग नीले रंग में मिलता है, कभी आप लोग मिला कर देखिएगा, पीला रंग और नीला रंग को मिलाएंगे तो वो हरा बन जाता है। तो देखिए कितना यहाँ बिहारी के बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी और उनके चमत्कार की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पर श्लेष अलंकार बनता है। एक अर्थ पड़ रहा है कि राधा को देखकर कृष्ण हरे हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरा अर्थ बन रहा है कि राधा का पीला वर्ण और कृष्ण का नीला वर्ण मिल करके हरा वर्ण बन जाता है। ठीक है, इसका हर दोहे का आप लोग प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, सब प्रसंग व्याख्या, और फिर अर्थ लिखने के बाद इसके कला पक्ष पर भी जरूर चर्चा करेंगे। कला पक्ष शिल्प सौंदर्य, यानी कि इसकी भाषा ब्रज भाषा है, सरस है, अलंकार कौन कौन से हैं, छंद कौन सा है, दोहा छंद है तो पता ही है। तो आप व्याख्या जब भी करेंगे अर्थ के साथ साथ शिल्प पक्ष की चर्चा भी अवश्य करेंगे। अगला दोहा दूसरा है, पत्रा ही तिथि पाइए वाघर के चहु पास, नित्य पुण्योई रहे आनन ओप उजास। पत्रा ही तिथि पाइए वाघर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन है कि इतनी सुंदर नायिका है कि उसके सौंदर्य से, उसकी चमक से उसके घर के चारों तरफ पूर्णिमा का ही नज़ारा रहता है। अगर हमको तिथि पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, या तो पत्रा से पता लगाएंगे, कैलेंडर पत्रा से, या फिर हम चांद को देखेंगे कि आज पूर्णिमा है, आज अमावस है तो आज द्वितीया है, आज आधा चांद है तो अष्टमी है, तेरस है, सब इससे पता चलता है ना, चांद से। लेकिन यहाँ बिहारी कह रहे हैं पत्रा ही तिथि पाइए वाघर के चहु पास, यानी उस घर के चारों तरफ केवल पत्रा से ही तिथि पाई जा सकती है, चांद को देखकर नहीं। किस घर के चारों तरफ, जिस घर में नायिका रहती है, नित्य प्रति पुण्योई रहे, पुण्योई माने पूर्णिमा, कि वहाँ पर वा घर के चहुपास, वा घर यानी जिस घर में नायिका रहती है उस घर के चारों तरफ नित्य प्रति पूर्णिमा का ही नज़ारा रहता है। उसके चेहरे की चमक ऐसी है कि लगता है कि चांदनी रात खिली हुई है और पता ही नहीं चलता है कि आज अमावस है, कि आज दूज है, कि तीज है, कि तेरस है, कि कौन सी तिथि है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं तो उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं।
ये दूसरा दोहा था। दोनों दोहे के आप प्रसंग लिख लेंगे, अर्थ लिख लेंगे। अर्थ के साथ भाव पक्ष के साथ कला पक्ष की अवश्य चर्चा करेंगे। कुल हमको 22 दोहे पढ़ने हैं। अपने अगले व्याख्यानों में इसके आगे के दोहों की हम चर्चा करेंगे। हर व्याख्यान में 4-4 दोहों की चर्चा करेंगे। इस तरह से 4-5 वीडियो में हमारा ये बिहारी के दोहे सभी पूर्ण हो जाएंगे।